हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने मानव के नर जनन तंत्र का अध्ययन किया था। इस लेक्चर में हम मानव में मादा जनन तंत्र या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अध्ययन करेंगे। मादा जनन तंत्र की संरचना का अध्ययन करने से पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर पाई जा रही है उनके बारे में हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। मादा जनन तंत्र में प्राथमिक जनन अंग अंडाशय होते हैं। जैसे नर जनन तंत्र में प्राथमिक जनन अंग वृषण थे, वैसे मादा जनन तंत्र में प्राथमिक जनन अंग अंडाशय होंगे। संख्या इनकी दो होगी, एक अंडाशय है, एक अंडाशय है, संख्या में दो पाए जाते हैं। तीसरा, अंडाशय का आकार वृषण के आकार से छोटा होता है। अंडाशय और वृषण के आकार में तुलना की जाए तो वृषण का आकार बड़ा होता है और अंडाशय का आकार छोटा होता है। काम अंडाशय का है मादा युग्मक या अंडाणु को उत्पन्न करना। इसके अलावा मादा हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को उत्पन्न करना। इसके बाद ये प्राथमिक जनन अंग है। इसके बाद नेक्स्ट सहायक जनन अंग के रूप में भाग होते हैं अंडवाहिनी। अंडवाहिनी को हम फैलोपियन नलिका भी बोलते हैं। अंडवाहिनी का ही दूसरा नाम फैलोपियन नलिका होता है। ओविडक्ट भी इसी को बोला जाता है। और अंडाशय में बनने वाले अंडाणुओं को इस अंडवाहिनी के द्वारा ग्रहण किया जाता है और इस अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका में ही निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। इनकी संख्या भी दो होगी, एक दाईं साइड और दूसरा बाईं साइड। एक अंडवाहिनी ये है, दूसरी अंडवाहिनी ये है। तीसरी स्ट्रक्चर होती है इसमें गर्भाशय। ये जो बीच में स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये गर्भाशय है। गर्भाशय के नाम के अंदर ये गर्भ प्लस आशय ऐसा स्थान है जहां गर्भ या भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण के विकास की क्रिया होती है, फीटस या गर्भ का निर्माण इसके अंदर होगा। इसी के अंदर उसे 9 महीने तक गर्भाशय के अंदर रखा जाता है। फिर एक संरचना होती है इसमें योनि या वेजाइना। जैसे नर के अंदर जनन अंग शिश्न था, वैसे मादा के अंदर जनन अंग का कार्य योनि करती है। योनि के माध्यम से ही शुक्राणु प्रवेश करते हैं और गर्भाशय तक पहुंचते हैं। और गर्भाशय का योनि से जुड़ा हुआ भाग सकरा भाग गर्भाशय ग्रीवा या सर्विक्स कहलाता है। इसके अलावा सहायक जनन ग्रंथियों में स्तनों को भी रखा जाता है। स्तन ग्रंथियों को भी सहायक जनन अंगों के अंदर रखा गया है, क्योंकि जो बच्चा होगा उसके विकास के अंदर वो स्तन सहायक होते हैं, इसलिए उन्हें सहायक जनन अंग में रखा जाता है। तो सबसे पहले हम अंडाशय की स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद हम अन्य अंगों की स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे। तो मादा जनन तंत्र में प्राथमिक जनन अंग एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। प्राथमिक जनन अंग इसलिए बोला है क्योंकि इसके अंदर मादा युग्मक का निर्माण किया जा रहा है, इसलिए इन्हें प्राथमिक जनन अंग बोला है। संख्या एक जोड़ी होगी। सहायक जनन अंग अंडवाहिनी होंगे, गर्भाशय, योनि, स्तन होंगे। इसके अलावा एक भाग और होता है भग या बलवा। स्त्री के जो बाह्य जनन अंग है उन्हें भग या बलवा कहा जाता है। इस भग और बलवा में अनेक संरचनाएं उपस्थित होती है। जैसे लेबिया मेजोरा होगा, इसमें लेबिया माइनोरा होगा, प्यूबिस मुंड होगा, वेस्टिब्यूल या प्रगाढ़ होगा, बार्थोलिन की ग्रंथियां होगा। इन सबको मिलाकर स्त्री के बाह्य जनन अंगों को एक साथ मिलाकर भग या बलवा कहते हैं और स्तन पाए जाते हैं। तो ये सहायक जनन अंग है और पहले वाले अंडाशय जो है प्राथमिक जनन अंग होते हैं। अब हम सबसे पहले अंडाशय की स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे, फिर सहायक जनन अंगों की स्ट्रक्चर का हम अध्ययन करेंगे। तो अंडाशय को ही ओवेरी कहा जाता है। बादाम की आकृति के होते हैं। यदि इनकी आकृति को देखा जाए तो आमंड या बादाम की आकृति के अंडाशय होंगे। इस तरह की आकृति के अंडाशय होते हैं। बादाम की आकृति के अंडाशय पाए जाते हैं। एक जोड़ी होते हैं, एक जोड़ी हमें दिखाई दे रहे हैं। एक अंडाशय ये है, दूसरा अंडाशय ये है। एक अंडाशय ये, दूसरा अंडाशय ये है। तीसरा उदर गुहा में स्थित होते हैं।
अब यहाँ ये ध्यान रखना है, नर में वृषण उदर गुहा के बाहर पाए जा रहे थे, जो नर के प्राथमिक जनन अंग थे, लेकिन मादा में जो प्राथमिक जनन अंग अंडाशय है वो उदर गुहा के अंदर पाए जाते हैं। कारण इसका ये है क्योंकि अंडाणुओं के परिपक्वन के लिए कम तापमान की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए उदर गुहा में पाए जा रहे हैं, जबकि शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए वृषण उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं। तो बादाम की आकृति के होंगे, एक जोड़ी होंगे और उदर गुहा में ये स्थित होंगे। लंबाई 1.5 से 3 सेंटीमीटर होती है, यानी वृषण से इनका आकार छोटा होगा। मोटाई 8 मिलीमीटर होती है, जो इनकी थिकनेस है या मोटाई है 8 mm होती है। स्थिति क्या है इनकी, वृक्क के पीछे जो किडनी होती है हमारी, या वृक्क जिसे बोलते हैं, उसके पीछे की तरफ ये स्थित होंगे। श्रोणी प्रदेश में ये अंश मेखला वाला हिस्सा है, यहाँ से नीचे का हिस्सा श्रोणी मेखला वाला है, तो इस हिस्से में मीजोबेरियम संरचना द्वारा उदर गुहा से जुड़े रहते हैं। तो श्रोणी प्रदेश में ये एक स्ट्रक्चर, एक प्रकार का विशेष ऊतक है, उस मीजोबेरियम या मीजेंट्री संरचना के द्वारा ये उदर गुहा से जुड़े रहते हैं। ये अंडाशय है, वृक्क के पीछे स्थित होंगे, किडनी के पीछे होंगे, श्रोणी प्रदेश में इस वाले भाग के अंदर स्थित होंगे। मीजोबेरियम संरचना द्वारा ये उदर गुहा से जुड़े रहते हैं। मीजोबेरियम स्ट्रक्चर इनको जोड़ने का कार्य करती है, उदर गुहा से जोड़ने में सहायक होती है। इसके अलावा जो अंडाशय है एक मीजोबेरियम स्ट्रक्चर से जुड़ रहे हैं, इसके अलावा कुछ लिगामेंट्स भी होते हैं, कुछ तंतु होते हैं, जिनके द्वारा ये यहाँ पर इस जो अंडाशय है गर्भाशय की दीवार से अटैच रहते हैं। लिगामेंट कुछ ये तंतु पाए जाते हैं जिनके द्वारा ये गर्भाशय के साथ अटैच रहेंगे या जुड़े हुए रहेंगे। कार्य इनका क्या है, अंडाणुओं का उत्पादन करना, प्राथमिक जनन अंग है, इसलिए सबसे पहला काम तो मादा युग्मक या अंडाणुओं को अंडाशय के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। दूसरा कार्य मादा हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्त्रवण करना। जो मादा जनन हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, उनको स्त्रावित करने का कार्य भी इनके द्वारा किया जाता है। तो दो काम अंडाशय के द्वारा किए जाएंगे। अब इसकी यदि इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका बाहरी भाग बलकुट होता है, आंतरिक भाग मेडुला होता है। जैसे हम अंडाशय की स्ट्रक्चर बनाए, इसको बड़ा करके देखें, ये जैसे अंडाशय की स्ट्रक्चर है, तो ये बाहर वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये बाहर वाला हिस्सा हमें, ये जो बाहर वाला भाग है इसको बोलेंगे हम बलकुट या कॉर्टेक्स, और बीच वाला जो हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है इस भाग को बोला जाता है मेडुला या मध्यांश। तो दो भागों में विभेदित है अंडाशय। बाहर वाला हिस्सा इसका बलकुट या कॉर्टेक्स कहलाता है और अंदर वाला हिस्सा इसका मेडुला या मध्यांश कहलाता है। बायोलॉजी में एक चीज हमें याद रखनी है, जिस किसी भी अंग को दो स्पष्ट भागों में बांटा जा सके तो उसे उसके बाहरी भाग को बलकुट या कॉर्टेक्स कहते हैं, आंतरिक भाग को हम मेडुला कहते हैं। जैसे एड्रिनल ग्रंथि में होता है एड्रिनल बलकुट और एड्रिनल मेडुला। तो जो भी अंग दो स्पष्ट भागों में विभेदित किया जा सके उसके बाहरी भाग को बलकुट या कॉर्टेक्स और आंतरिक भाग को मेडुला या फिर मध्यांश कहा जाता है। तो इसमें भी दो भाग मिल रहे हैं, एक बलकुट बाहरी भाग, आंतरिक भाग मेडुला मिलेगा। अब जो ये आवरण हमें इसमें दिखाई दे रहा है, ये एक सिंगल लेयर जो हमें दिखाई दे रही है, यह आवरण 3 आवरणों से बना हुआ होता है। ये जो आवरण है 3 आवरणों से बना हुआ होगा। 3 आवरण कौन कौन से होंगे इसमें? सबसे बाहर की तरफ जो आवरण मिलेगा, जैसे हमने एक आवरण बनाया है सबसे बाहर की तरफ, ये सबसे बाहरी आवरण है। तो सबसे बाहर की तरफ जो आवरण मिल रहा है उसे बोला जाता है विसरल पेरिटोनियम। ये जो आवरण हमें दिखाई दे रहा है इसको बोला जाएगा विसरल पेरिटोनियम। यानी अंडाशय में सबसे बाहरी जो आवरण है उसे हम विसरल पेरिटोनियम कहते हैं। मध्य वाला आवरण जननिक उपकला, ये जो आवरण दिखाई दे रहा है इसको बोला जाएगा जननिक एपिथेलियम या जननिक उपकला। और अंदर वाला जो इसमें अंडाशय में आवरण होगा उसे बोला जाता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये एक आंतरिक आवरण
इस आंतरिक आवरण को बोला जाता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। यह आवरण कहलाता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। तो अंडाशय की जो भित्ति है या आवरण है वो 3 परतों में विभेदित होता है या 3 भागों में बटा हुआ होता है। सबसे बाहर वाला विसरल पेरिटोनियम कहलाएगा, बीच वाला जननिक उपकला और अंदर ही अंदर वाला ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहलाता है। ये सब स्तर मिलकर एक स्तर या एक परत का निर्माण करते हैं जो अंडाशय के चारों ओर पाई जाएगी। तो 3 भागों में इसके आवरण को बांटा जा सकता है, विसरल पेरिटोनियम, जननिक उपकला, तीसरे का अंदर ही अंदर वाले का नाम है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अब अंडाशय में उपस्थित संयोजी ऊतक तंतुओं से निर्मित पदार्थ स्ट्रोमा कहलाता है। अब अंडाशय जो एक संरचना है, एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, एक ठोस संरचना है, और इस संरचना के अंदर भरा हुआ जो पदार्थ होगा, संयोजी ऊतक तंतुओं से निर्मित जो पदार्थ होगा, उस पदार्थ को स्ट्रोमा कहा जाता है। तो अंडाशय के अंदर संयोजी ऊतक तंतुओं से निर्मित जो पदार्थ भरा हुआ रहता है उस पदार्थ को स्ट्रोमा कहा जाता है। संयोजी ऊतक तंतुओं से निर्मित यह पदार्थ है जिसे स्ट्रोमा के नाम से जाना जाता है। इस स्ट्रोमा में कौन कौन सी संरचनाएं मिलेंगी? एक तो प्रत्यास्थ तंतु पाए जाते हैं, लचीले तंतु पाए जाते हैं। प्रत्यास्थ का मतलब होता है लचीले। अरेखित पेशी तंतु मिलेंगे, स्ट्रोमा वाले भाग में अरेखित प्रकार के पेशी तंतु मिलेंगे। तीसरा, रुधिर वाहिनियां मिलेगी, स्ट्रोमा वाले भाग में रुधिर वाहिनियां मिलेगी। और अंडाशयी पुटिकाएं मिलती है। अंडाशयी पुटिकाएं अनेक प्रकार की होती है, जैसे प्राथमिक पुटिका, द्वितीयक पुटिका, तृतीयक पुटिका। फिर जो पुटिका परिपक्व हो जाती है उसे बोला जाता है ग्रेफियन फॉलिकल या ग्रेफियन पुटिका। तो अनेक प्रकार की अंडाशयी पुटिकाएं पाई जाती है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ग्रेफियन फॉलिकल। इसके अलावा जब ग्रेफियन फॉलिकल का विभाजन होगा, अंडाणु इसमें से निकल जाएगा, तो एक संरचना बनती है कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम के बाद भी एक स्ट्रक्चर इसमें मिलती है, कार्पस एल्बिकेंस। तो अनेक प्रकार की स्ट्रक्चर या संरचनाएं अंडाशय के स्ट्रोमा भाग में पाई जाती है। पहले तो प्रत्यास्थ तंतु, अरेखित पेशी तंतु, रुधिर वाहिनियां ये मिलेंगी। उसके अलावा विभिन्न प्रकार की पुटिकाएं या संरचनाएं मिलेंगी। प्राथमिक पुटिका, द्वितीयक पुटिका, तृतीयक पुटिका, परिपक्व पुटिका जिसे ग्रेफियन फॉलिकल कहते हैं। ग्रेफियन फॉलिकल से अंडाणु निकलेगा, उसके बाद बनता है कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम के अपघटन से बनता है कार्पस एल्बिकेंस। तो ये सारी संरचनाएं अंडाशय के अंदर पाई जाती है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर आप इसके नोट्स बना सकते हैं। तो अंडाशय में स्ट्रक्चर के बारे में हमने इसके बारे में पढ़ा, बादाम की आकृति के हैं, वृषण से इनकी संरचना छोटी पाई जाती है। और अंडाशय के अंदर विभिन्न प्रकार की संरचना इसके स्ट्रोमा भाग में है, जिनमें से प्रमुख संरचनाएं विभिन्न प्रकार की पुटिकाएं या फॉलिकल होते हैं। अंडाशय के अंदर प्राथमिक पुटक से ग्रेफियन फॉलिकल का निर्माण होता है। यानी अंडाशय जो संरचना है उसके अंदर एक प्रीमोर्डियल फॉलिकल मिलता है, उससे प्राइमरी फॉलिकल या प्राथमिक पुटक बनेगा। प्राथमिक पुटक से द्वितीयक पुटक, द्वितीयक पुटक से तृतीयक पुटक और तृतीयक पुटक से ग्रेफियन फॉलिकल बनते हैं। जैसे अंडाशय स्ट्रक्चर है, ये हमारी अंडाशय की संरचना है। तो अंडाशय के अंदर क्या होता है, एक फॉलिकल होती है स्टार्टिंग में प्रीमोर्डियल फॉलिकल। ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल, इससे प्राथमिक फॉलिकल बनेगी, प्राथमिक से द्वितीयक फॉलिकल, द्वितीयक से तृतीयक फॉलिकल और तृतीयक से ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण होगा। इस तरह से इसके अंदर निर्माण होगा। इनके नाम है, ये वाली है प्रीमोर्डियल फॉलिकल, ये प्राथमिक फॉलिकल है, प्राथमिक पुटिका है,
ये द्वितीयक फॉलिकल या द्वितीयक पुटिका है, ये तृतीयक फॉलिकल या तृतीयक पुटिका है, और ये वाली जो फॉलिकल है इसे हम ग्राफियन फॉलिकल या ग्रेफियन फॉलिकल कहते हैं। तो अंडाशय के अंदर पहले प्रीमोर्डियल फॉलिकल है, उससे प्राथमिक फॉलिकल बना, प्राथमिक पुटक बना, प्राथमिक पुटक से द्वितीयक पुटक बना, द्वितीयक पुटक से तृतीयक पुटक, तृतीयक पुटक जब परिपक्व हो जाता है तो परिपक्व होकर ग्रेफियन फॉलिकल या ग्रेफियन पुटक का निर्माण करता है। ग्रेफियन फॉलिकल जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर परिपक्व अंड कोशिका उपस्थित होती है। अब ये जो हमें संरचना दिखाई दे रही है, इस ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर ही परिपक्व अंडाणु या अंड कोशिका उपस्थित होगी। इस ग्रेफियन फॉलिकल में परिपक्व अंड कोशिका या अंड सेल पाई जाती है। ग्रेफियन फॉलिकल का जब विकास होगा तो उसके दौरान पुटक कोशिकाओं के बीच एक गुहा का निर्माण होता है। अब जब प्राथमिक फॉलिकल से द्वितीयक बना, द्वितीयक से तृतीयक बना, तो इस दौरान जो पुटक कोशिकाएं हैं इनके अंदर जो सेल्स पाई जा रही है, जैसे प्राथमिक फॉलिकल में ये सेल है, तो इनके बीच में एक गुहा का निर्माण होता है। आगे द्वितीयक फॉलिकल है, इसकी सेल में बीच में एक गुहा बन जाती है, और ये जो गुहा या रिक्त स्थान इनके अंदर बन रहा है, इस गुहा को पुटकीय गुहा या एंट्रम कहा जाता है। यानी जब ग्रेफियन फॉलिकल का विकास हो रहा है तो जो फॉलिकल की कोशिकाएं हैं, प्राथमिक पुटक की जो कोशिका है, प्राथमिक फॉलिकल की जो कोशिका है, द्वितीयक की जो कोशिका है, उनके बीच में एक गुहा बनेगी। उस गुहा को पुटकीय गुहा या एंट्रम कहते हैं, और इस गुहा के अंदर एक रंगहीन द्रव उपस्थित होता है। उस रंगहीन द्रव को एंट्रम द्रव बोला जाता है। ये जो गुहा हमें दिखाई दे रही है, इस खाली स्थान में इस तरह का द्रव पाया जाता है, और ये जो रंगहीन द्रव होगा, इस रंगहीन द्रव्य को, तरल पदार्थ को एंट्रम द्रव के नाम से जाना जाता है। अब जब इनका विकास हो रहा है, लास्ट में ग्रेफियन फॉलिकल का विकास होगा। अब ग्रेफियन फॉलिकल का जब विकास होता है प्राथमिक पुटक से द्वितीयक पुटक बने, द्वितीयक पुटक से तृतीयक बने, तृतीयक से फिर कौन सा बन गया, ग्रेफियन पुटक या ग्रेफियन फॉलिकल। तो ग्रेफियन फॉलिकल के विकास के दौरान या जब ग्रेफियन फॉलिकल बन रहा है तो एक स्थान पर उस गुहा का विस्तार नहीं होगा। यानी जैसे ग्रेफियन फॉलिकल, इसमें कोशिकाओं के बीच में जो एक गुहा बन गई है, ये गुहा बनी कोशिकाओं के बीच में। लेकिन ग्रेफियन फॉलिकल में एक स्थान ऐसा होता है, एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पर इस एंट्रम का या पुटकीय गुहा का विस्तार नहीं होता है। ये वो पॉइंट दिखाई दे रहा है हमें जहां पर इस गुहा का या एंट्रम का विकास नहीं हुआ है। विकसित होती जा रही है प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक, तृतीयक से ग्रेफियन। ग्रेफियन जब बनेगी, ग्रेफियन फॉलिकल या ग्रेफियन पुटिका में एक पॉइंट पर, एक स्थान पर एंट्रम गुहा पूरी तरह से आगे नहीं जा पाती है, इसका विस्तार नहीं होगा। इस जगह पर अंड कोशिका एक संयोजक पिंड के द्वारा पुटक की दीवार से जुड़ी रहती है। अब इसी स्थान पर एक संयोजक पिंड के द्वारा अंड कोशिका पुटक की दीवार से जुड़ी रहेगी। ये अंड कोशिका है, ये है अंड सेल, ये संयोजक पिंड है। तो जिस स्थान पर ग्रेफियन फॉलिकल में एंट्रम का विकास नहीं होता है, उस स्थान पर जो अंड कोशिका है एक संयोजक पिंड के द्वारा इस फॉलिकल की दीवार से जुड़ी रहती है। और ये जो संयोजक पिंड है, इस संयोजक पिंड को क्यूमुलस ओफोरस या डिस्कस प्रोलिगेरस या अंडधर चक्रिका कहते हैं। जो संयोजक पिंड अंड कोशिका को पुटक की दीवार, ये पुटक की दीवार है, ग्रेफियन फॉलिकल की दीवार है,
तो पुटक की दीवार से जोड़ेगा, उस संयोजक पिंड को क्यूमुलस उफोरस के नाम से जाना जाता है। तो क्यूमुलस उफोरस या इसी को बोलते हैं डिस्कस प्रोलीगेरस या अंडदर चक्रिका। होती क्या है, जब प्राथमिक फॉलिकल से द्वितीयक बना, द्वितीयक से तृतीयक बना, तो बीच में गुहा बनती है जिसको बोलते हैं हम एंट्रम। एंट्रम में जो तरल पदार्थ भरा रहेगा उसको बोलते हैं एंट्रम द्रव। ये एंट्रम गुहा है, ये जो गुहा दिखाई दे रही है एंट्रम है, इसमें भरा हुआ तरल पदार्थ है एंट्रम द्रव है। जब ग्रेफियन फॉलिकल का विकास होगा, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक से ग्रेफियन फॉलिकल बनेगा, तो एक जगह ऐसी होगी जहां पर ये एंट्रम गुहा आगे की तरफ नहीं बढ़ पाती है। ऐसी जगह जहां एंट्रम गुहा का विस्तार नहीं होगा वहां अंड कोशिका, ये अंड कोशिका है, एक संयोजक पिंड के द्वारा पुटक की दीवार से जुड़ी रहती है। और इस संयोजक पिंड को या अंड कोशिका को पुटक की दीवार से जोड़ने वाली संरचना को क्यूमुलस उफोरस, डिस्कस प्रोलीगेरस या अंडधर चक्रिका कहते हैं। ग्रेफियन पुटक वृद्धि की अंतिम अवस्था में प्राथमिक अंड कोशिका में प्रथम परिपक्वन विभाजन से द्वितीयक अंड कोशिका बनती है। और जब ग्रेफियन फॉलिकल की ग्रोथ कंप्लीट होने वाली है तो उस समय पर जो प्राथमिक अंड कोशिका ग्रेफियन फॉलिकल में उपस्थित है उसमें प्रथम परिपक्वन विभाजन होता है, उससे द्वितीयक अंड कोशिका बन जाती है। यानी जब ग्रेफियन फॉलिकल पूरा मैच्योर होने वाला है, परिपक्व होने वाला है, ग्रेफियन फॉलिकल का निर्माण समाप्त होने वाला है, उस समय प्राथमिक अंड कोशिका में विभाजन होगा, उससे द्वितीयक अंड कोशिका बन जाएगी। और मनुष्य सहित अधिकांश स्तनधारियों में अंडाणु का उत्सर्जन द्वितीयक अंड कोशिका के रूप में होता है। मनुष्य और भी बाकी जो अधिकांश स्तनधारी है उसमें द्वितीयक अंड कोशिका अवस्था में ही अंडाणु को अंडाशय से बाहर मुक्त किया जाता है, क्योंकि इसमें जो अब द्वितीयक परिपक्वन विभाजन होगा, द्वितीयक अंड कोशिका से जो अंडाणु बनेगा वह प्रक्रिया निषेचन के समय संपन्न होगी। जब शुक्राणु इस द्वितीयक अंड कोशिका के पास आता है, इससे जुड़ता है, तब जाकर यह द्वितीयक अंड कोशिका अंडाणु का निर्माण करती है। तो सिंपल सा ये है कि ग्राफियन पुटक की वृद्धि की अंतिम अवस्था के अंदर प्राथमिक पुटक कोशिका जो है प्राथमिक अंड कोशिका में विभाजन हुआ, द्वितीयक अंड कोशिका बनी और इसी अवस्था में अंडाणु को अंडाशय से बाहर मुक्त कर दिया जाता है। अधिकांश स्तनधारियों में इसी प्रकार से अंडोत्सर्ग होता है। अंडोत्सर्ग के समय ग्रेफियन फॉलिकल के फटने से अंडाणु मुक्त होता है। अब इस ग्रेफियन फॉलिकल में ये अंड कोशिका है, जैसे हम दूसरा डायग्राम बनाएं, से ग्रेफियन फॉलिकल है, ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर ये द्वितीयक अंड कोशिका है। तो इसको मुक्त करने के लिए ग्रेफियन फॉलिकल क्या हो जाता है, फट जाता है। इसको बाहर मुक्त करना है अंडाशय में, इसलिए ग्रेफियन फॉलिकल फट जाएगा, तो इसके फटने से अंडाणु मुक्त होगा। अब जब ग्रेफियन फॉलिकल फट गया है तो फटी हुई इस ग्रेफियन फॉलिकल की कोशिकाओं के द्वारा एक संरचना बनाई जाती है जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। यानी फटी हुई ग्रेफियन फॉलिकल की कोशिकाएं एक संरचना का निर्माण करती है अंडाशय में, जिसे कॉर्पस ल्यूटियम के नाम से जाना जाता है। फटी हुई ग्रेफियन फॉलिकल कोशिकाओं से निर्मित संरचना कॉर्पस ल्यूटियम कहलाती है। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम बना है, यह कॉर्पस ल्यूटियम एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है और इसके द्वारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। इसके अंदर उपस्थित होगा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण इसके द्वारा किया जाएगा। ये हार्मोन गर्भाशय और स्तन ग्रंथियों को क्रियाशील बनाए रखते हैं। और वयस्क महिला के अंडाशयों में लगभग 4 लाख ग्रेफियन फॉलिकल मिलते हैं। दोनों अंडाशय में ग्रेफियन फॉलिकल की संख्या 4 लाख होती है, लेकिन अधिकांश ग्रेफियन फॉलिकल अपहाशित हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और मासिक चक्र के समय इन्हें शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। मासिक चक्र जब आता है महिलाओं में आर्तक चक्र, तब इन अपहाशित ग्रेफियन फॉलिकल को बाहर निकाल दिया जाएगा। और एक महिला के द्वारा अपने जीवन भर में लगभग 400 अंडाणुओं को मुक्त किया जाता है। एक महिला
लगभग 400 अंडाणुओं को मुक्त करती है। दोनों अंडाशय से मुक्त होने वाले अंडाणुओं की संख्या 400 होगी। जो कार्पस ल्यूटियम संरचना है वो उसमें बनी रहेगी अंडाशय में। यदि निषेचन नहीं होगा तो आगे ये संरचना जो है, निषेचन यदि हो जाता है तो ये कार्पस एल्बिकेंस के अंदर चेंज हो जाती है। कार्पस ल्यूटियम से ही एक और स्ट्रक्चर बनती है, उस स्ट्रक्चर या संरचना को हम कार्पस एल्बिकेंस कहते हैं। कार्पस एल्बिकेंस भी जो निषेचन क्रिया है या इन गर्भाशय स्तन ग्रंथियों के विकास के अंदर सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। तो ये अंडाशय की आंतरिक संरचना यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो स्टार्टिंग से एक बार हम रिवाइज करें, दो होते हैं, दाएं बाएं साइड उपस्थित होंगे अंडाशय। सेकंड, बादाम की आकृति के होते हैं, वृषण से इनका आकार छोटा पाया जाता है। कार्य क्या है? अंडाणुओं को उत्पादन करना, अंडाणुओं को मुक्त करना और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करना। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इनकी जो आवरण है, बाहर वाला आवरण है, इसके ऊपर जो आवरण पाया जा रहा है 3 भागों में विभाजित होता है। बाहरी आवरण, मध्य आवरण और आंतरिक आवरण इसके अंदर पाया जाएगा। तीनों आवरण मिलकर अंडाशय की भित्ति का निर्माण करते हैं। अंडाशय का बाहरी भाग बल्कुट या कॉर्टेक्स कहलाता है और आंतरिक भाग मेडुला या मध्यांश कहलाता है। इसमें संयोजी ऊतक तंतुओं से निर्मित पदार्थ स्ट्रोमा भरा होता है। स्ट्रोमा के अंदर विभिन्न प्रकार की संरचनाएं जैसे रुधिर केशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, प्रत्यास्थ तंतु और विभिन्न प्रकार की पुटिकाएं पाई जाती है। इन पुटिकाओं में विकास होने से प्राथमिक से द्वितीयक बनेगी, द्वितीयक से तृतीयक बनेगी और ग्रेफियन फॉलिकल बनती है। ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर ही परिपक्व अंड कोशिका उपस्थित होगी। जब ग्रेफियन फॉलिकल का विकास होता है तो फॉलिकल की कोशिकाओं के बीच एक गुहा बनती है जिसे एंट्रम कहते हैं। एंट्रम में भरा हुआ रंगीन तरल पदार्थ एंट्रम द्रव कहलाता है। जब ग्रेफियन फॉलिकल विकसित हो जाता है तो उसके अंदर एक ऐसी पोजीशन होती है जहां तक एंट्रम का विकास नहीं हो पाता है। तो उस स्थान पर अंड कोशिका एक संयोजक पिंड से इस ग्रेफियन फॉलिकल की दीवार से जुड़ी रहेगी। उस संयोजक पिंड को क्यूमुलस ओफोरस, डिस्कस प्रोलिगेरस या अंडधर चक्रिका के नाम से जाना जाता है। ग्रेफियन पुटक जब वृद्धि की लास्ट स्टेज में है तो इसके अंदर उपस्थित प्राथमिक अंड कोशिका में विभाजन होगा जिससे द्वितीयक अंड कोशिका बनेगी और अधिकांश स्तनधारियों में द्वितीयक अंड कोशिका अवस्था में ही अंडाणु को बाहर मुक्त कर दिया जाता है या इसका अंडोत्सर्ग किया जाता है। ग्रेफियन पुटक फटता है, इस द्वितीयक अंड कोशिका को बाहर मुक्त करेगा। फटने के बाद ग्रेफियन पुटक के द्वारा कार्पस ल्यूटियम नामक स्ट्रक्चर बनाई जाती है। इसकी कोशिकाओं के द्वारा कॉर्पस ल्यूटियम संरचना बनेगी और यह कार्पस ल्यूटियम संरचना अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करती है। इसके द्वारा प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है जो गर्भाशय और स्तन ग्रंथियों को क्रियाशील बनाए रखने का काम करेंगे। और 4 लाख ग्रेफियन फॉलिकल दोनों अंडाशय में उपस्थित होते हैं लेकिन अधिकांश नष्ट हो जाते हैं और मासिक चक्र के समय इन्हें बाहर निकल दिया जाता है। तो ये सारी स्ट्रक्चर हमारी अंडाशय जो ये स्ट्रक्चर है इसकी आंतरिक संरचना के अंदर आती है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट इसके अंदर स्ट्रक्चर है अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका की स्टडी करेंगे। इसके नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मादा जनन तंत्र के फर्स्ट भाग अंडाशय के बारे में हमने स्टडी किया है। इसके बाद मादा जनन तंत्र का जो सेकंड भाग होता है उसे अंडवाहिनी, ओविडक्ट, फैलोपियन नलिका, डिंब नलिका, गर्भाशयी नलिका इन विभिन्न नामों से जाना जाता है। संख्या 2 होगी इसकी भी। इसका जो अगला सिरा है कीप के समान होता है, इनफंडिबुलम कहलाता है। इनफंडिबुलम पर अंगुली के समान उभार मिलते हैं जिन्हें झालर या फिम्बरी कहते हैं। अंडाशय से जो अंडाणु मुक्त होंगे झालर या फिम्बरी के द्वारा इनफंडिबुलम में आते हैं। इनफंडिबुलम से फिर ये आगे अंडवाहिनी में जाते हैं।
इसकी जो भित्ति है उसके अंदर रोमाबी एपिथेलियम का स्तर पाया जाता है जो अंडाणु की गतिशीलता में सहायक होती है। एक सिरे पर ये अंडाशय से जुड़ी है, दूसरे सिरे पर ये गर्भाशय से जुड़ी हुई रहती है। तो इस स्ट्रक्चर को हम अंडवाहिनी या ओविडक्ट कहते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले 12 सेंटीमीटर लंबाई होती है। जो अंडवाहिनी है इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर पाई जाती है। 12 सेंटीमीटर ये लंबी होगी। संख्या 2 होती है। अंडाशय की संख्या 2 है, अंडवाहिनी की संख्या भी 2 होती है। अंडाशय से जुड़ी रहती है, ये यहाँ पर ये दोनों अंडाशय से जुड़ी हुई है। अन्य नाम इसके डिंब वाहिनी है, ओविडक्ट है, फैलोपियन नलिका है, गर्भाशयी नलिका है। सब अंडवाहिनी के ही अन्य नाम होते हैं। इसका अग्रभाग कीप के समान होता है जो अंडाशय से जुड़ा रहता है। अब ये जो संरचना हमें दिख रही है इसमें इस तरह का जो भाग दिखाई दे रहा है, ये वाली स्ट्रक्चर, ये कीप के समान भाग है जो अंडाशय से जुड़ा हुआ है। इस कीप के समान भाग को इनफंडीबुलम कहते हैं। अंडवाहिनी का कीप के समान भाग जो अंडाशय से जुड़ा रहता है इनफंडीबुलम कहलाता है या कीप के समान है, इसलिए इसे कीपक के नाम से भी जाना जाता है। इनफंडीबुलम के जो किनारे हैं, इस साइड वाले जो हिस्से हैं इनफंडीबुलम है, इसके जो किनारे हैं इस पर इस तरह के उंगली के समान उभार पाए जाते हैं। इस तरह के उंगली के समान उभार इस पर पाए जाएंगे। इन उंगली के समान उभारों को झालर या फिम्बरी कहते हैं। ये जो उभार पाए जा रहे हैं इन्हें झालर या फिम्बरी के नाम से जाना जाता है। यानी इनफंडीबुलम में इस पर इस तरह के उंगली के समान उभार होते हैं, इन उभारों को हम झालर या फिम्बरी कहते हैं। इनफंडीबुलम का छिद्र के समान मुख ऑस्टियम कहलाता है। अब ये जो इनफंडीबुलम अंडाशय से जुड़ा है तो ये इसका इनफंडीबुलम का छिद्र के समान मुख है। इस छिद्र के समान मुख को ऑस्टियम कहा जाता है। यानी इनफंडीबुलम का जो छिद्र होगा या इनफंडीबुलम का छिद्र के समान जो मुख होगा उस छिद्र के समान मुख को ऑस्टियम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो अंडवाहिनी की भित्ति है, ये जो भित्ति हमें दिखाई दे रही है यह संकुचनशील होती है और अंदर से पक्षमाभी उपकला द्वारा ढकी होती है। जो ये भित्ति है संकुचनशीलता की क्षमता इसके अंदर पाई जाएगी। इसके अलावा इसमें अंदर की तरफ पक्षमाप पाए जाते हैं। इस तरह के सीलिया इसके अंदर उपस्थित होंगे। तो इसकी भित्ति संकुचनशील होगी, नलिका की भित्ति, और अंदर की तरफ इसमें पक्षमाप पाए जाते हैं या पक्षमाभी उपकला के द्वारा ये अंदर की तरफ से ढकी होती है। ये पक्षमाप काम क्या करते हैं, जब अंडाणु आता है तो उसकी गति में या अंडाणु को यहाँ से ऊपर ले जाने में ये पक्षमाप सहायक होते हैं। फिम्बरी या झालर जो पाए जा रहे हैं वो अंडाशय से अंडाणु को इसमें लेकर आएंगे और इस अंडाणु को ऊपर की ओर ले जाने में ये जो पक्षमाभी उपकला के पक्षमाभ है ये सहायक होते हैं। इसकी श्लेष्मी उपकला के द्वारा गाढ़ा तरल स्रावित होता है जो अंडाणु को पोषण और सुरक्षा देता है। अब इसके अंदर श्लेष्मी उपकला स्तर पाया जा रहा है, उसके द्वारा एक गाढ़े तरल पदार्थ का स्त्रवण किया जाता है। इस नलिका में गाढ़ा तरल पदार्थ स्रावित किया जाएगा इस श्लेष्मी उपकला के द्वारा, और ये जो गाढ़ा तरल पदार्थ है यह अंडाणु को पोषण देने का काम करता है और अंडाणु को इसके द्वारा सुरक्षा दी जाती है। इसका अंतिम सिरा गर्भाशय में खुलता है। जो अंडवाहिनी है उसका अंतिम सिरा गर्भाशय में ओपन होता है। ये अंडवाहिनी स्ट्रक्चर है। इसका जो लास्ट सिरा ये हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वाला एंड कौन सी संरचना में खुलता है, गर्भाशय के अंदर ओपन होगा। तो आगे वाला सिरा तो अंडाशय से जुड़ा हुआ है और पीछे वाला सिरा इसका किसके अंदर ओपन होता है, गर्भाशय के अंदर इसका पिछला सिरा ओपन होगा या गर्भाशय में खुलेगा। अंडाशय द्वारा मुक्त अंडाणु फिम्बरी द्वारा अंडवाहिनी में आते हैं। ये जो फिम्बरी है इस अंडाशय से अंडाणु जो मुक्त होगा उसको लेकर और इस फैलोपियन नलिका के अंदर डालने का कार्य करते हैं। झालर या फिम्बरी अंडाशय द्वारा मुक्त होने वाले अंडाणुओं को अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका में डालने में सहायक होते हैं। तो ये अंडवाहिनी स्ट्रक्चर है।
इसके अलावा इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका में ही संपन्न होती है। अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की क्रिया इस नलिका के अंदर ही संपन्न होती है, इस नलिका में ही ये क्रिया संपन्न होती है। दो प्रमुख भाग है, एक आगे वाला भाग इनफंडिबुलम कहलाता है, पीछे वाला जो भाग है वो गर्भाशय के साथ जुड़ा हुआ पाया जाएगा। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर मादा जनन तंत्र से संबंधित है वह है गर्भाशय या यूटेरस। थर्ड स्ट्रक्चर जो मादा जनन तंत्र से संबंधित होती है उसे गर्भाशय या यूटेरस कहते हैं। नासपति के आकार का खोखला अंग है। अब ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है एक तरह से इसका आकार नासपति के आकार का होता है, खोखला अंग होता है, अंदर इसमें खाली जगह पाई जाती है, श्रोणी क्षेत्र के बीच स्थित होता है। जो श्रोणी क्षेत्र होता है मादा का उसके बीच में यह गर्भाशय या यूटेरस पाया जाता है। ये अंश मेखला वाला हिस्सा है अंशीय क्षेत्र, इससे नीचे कमर से नीचे वाला हिस्सा श्रोणी क्षेत्र है, वहां पर ये स्थित होते हैं। 3 लिगामेंट द्वारा इसे श्रोणी गुहा में जोड़ा जाता है। जो श्रोणी क्षेत्र है उसमें इसको जोड़े रखने का कार्य, पीछे से इसको पकड़े रखने का कार्य 3 लिगामेंट के द्वारा किया जाता है। ये पीछे की ओर से 3 लिगामेंट या 3 लिगामेंट तंतुओं के द्वारा ये जुड़ा रहता है। आकार इसका 7.5 गुणा 50 गुणा 2.5 सेंटीमीटर होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है इसकी। इसमें दोनों अंडवाहिनियां आकर खुलती है, इधर वाली अंडवाहिनी आकर खुली, इधर वाली अंडवाहिनी आकर खुली, तो दोनों अंडवाहिनियां गर्भाशय में आकर खुलती है। और इसकी दीवार मोटी व पेशीय होती है। इसकी ये जो दीवार हमें दिखाई दे रही है यह दीवार मोटी होगी और इसमें मसल्स या पेशियां पाई जाती है। तो इसमें हमने अंडवाहिनी और गर्भाशय के बारे में स्टडी किया है। गर्भाशय के और भी पॉइंट है जिन्हें हम आगे स्टडी करेंगे। एक बार फिर से इसको हम रिवाइज करते हैं। सेकंड जो मादा जनन तंत्र का प्रमुख भाग है वह कौन सा? अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका। संख्या 12 सेंटीमीटर इनकी लंबाई होगी, संख्या होती है 2, अंडाशय से जुड़ी रहती है। अन्य नाम इसके डिम्ब वाहिनी, फैलोपियन नलिका, गर्भाशयी नलिका या ओविडक्ट होगा। आगे वाला भाग कीप के समान होता है, इनफंडिबुलम कहलाता है। कीप के समान भाग इनफंडिबुलम होगा, कीपक भी बोलेंगे। यह भाग अंडाशय से जुड़ा रहता है। इनफंडिबुलम के किनारे पर अंगुली के समान प्रवर्ध मिलते हैं। ये अंगुली के समान प्रवर्ध झालर या फिम्बरी कहलाते हैं। इनफंडिबुलम का छिद्र के समान मुख, इसका जो मुख है जो अंडाशय से जुड़ा हुआ है, छिद्र जो है उसे ऑस्टियम कहते हैं। इसकी भित्ति अंदर से, इसकी भित्ति संकुचनशील होगी और अंदर इसमें पक्षमाव मिलेंगे। ये पक्षमाव जो अंडाणु इस नलिका में आएगा उसको आगे की ओर ले जाने में सहायक होते हैं। अंतिम सिरा इसकी जो श्लेष्मी उपकला है, इसमें श्लेष्मी उपकला पाई जा रही है, गाढ़ा तरल स्त्रावित कर रही है जो अंडाणु को पोषण देता है और उसको सुरक्षित रखता है। अंतिम सिरा गर्भाशय में खुलता है, ये अंतिम सिरा है। ये गर्भाशय के अंदर दोनों अंडवाहिनी का ओपन होगा और अंडाशय के द्वारा जो अंडाणु मुक्त होंगे उन्हें फिम्बरी के द्वारा अंदर की तरफ लिया जाता है। फिम्बरी है, इनके द्वारा इस नलिका के अंदर लिया जाएगा। निषेचन की जो क्रिया है वो फैलोपियन नलिका के अंदर संपन्न होती है। गर्भाशय में नासपति के आकार का है, अंदर से खोखला अंग है, नासपति का आकार और खोखला अंग है। श्रोणी क्षेत्र के बीच स्थित, कमर से नीचे वाले भाग वाले इसमें ये स्थित होता है। सेकंड, 3 लिगामेंट इसे श्रोणी गुहा से जोड़ते हैं। पीछे की तरफ इसमें 3 लिगामेंट पाए जाते हैं जो इसको श्रोणी गुहा से अटैच रखते हैं। आकार 7.5 गुणा 50 गुणा 2.5 सेंटीमीटर होगा। दोनों अंडवाहिनी आकर खुलती है, इधर वाली अंडवाहिनी, इधर वाली अंडवाहिनी, दोनों इसके अंदर आकर ओपन होती है और दीवार मोटी और पेशीय होती है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।